चलिए हम आपके पास जो हमारी लेट की परीक्षा होने वाली है उस लेट की परीक्षा की तैयारी के लिए एक हम कहां से तैयारी करें, लेट हमारी बिहार सरकार कैसे लेगी, उसमें प्रश्नों की प्रारूप कैसी होगी। अब विभिन्न परीक्षाएं लेती है लेकिन हर परीक्षाओं का थोड़ा सा स्टैंडर्ड, प्रश्न तो कहीं दूसरे जगह से नहीं आते क्योंकि सब्जेक्ट मेरा वही है, तो प्रश्न तो यहां से वहां घूमते रहती है। बस फर्क ये पड़ता है कि हमारी प्रश्नों की प्रारूप स्टैंडर्ड क्या होगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड हमें वहां से पता चलती है कि उसके पहले उससे संदर्भित कोई वैसा वो बड़ी परीक्षा लिया है, तो वहां से हमें बड़ा सहूलियत उस प्रश्न को समझने के लिए होता है कि आगे होने वाले एग्जाम में ये परीक्षा कैसे लेगा, क्वेश्चन कहां से सिलेक्ट होगी, क्वेश्चन का टॉपिक क्या होगा, कहां से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछी जा रही है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, वो समझने में मुझे बहुत सहूलियत होती है। इसीलिए विभिन्न परीक्षाओं की जब हम तैयारी करते हैं तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अर्थात विगत वर्षों के प्रश्नों की हम एक बार क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी ऐसे करना होगा, इस मोड़ ऐसा मोड़ देना होगा कि ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, तो उस पर हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। इसी के लिए हम लोग क्या किए हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहां देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो सक्षमता परीक्षा ली है उसकी ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, बस रोल नंबर वगैरह ये क्या किया गया है, मिटा दिया गया है, बाकी उसकी ओरिजिनल कॉपी मैंने लेके आया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही हमारे जो 2008 में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियोजन हुआ था उसको राजकीय दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। और उस सक्षमता परीक्षा में हमारा पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी 4 सक्षमता परीक्षा हुई है, जिसमें से सक्षमता 1, 2, 3, जिसमें से हमारे पास सक्षमता 1 से संदर्भित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आपको क्या होगा कि थोड़ा सा जानने समझने की एक माध्यम मिलेगा कि हमारी क्वेश्चन कहां से और कैसे और किस रूप में होता है, कितना सरल होगा, कितना हार्ड होगा, कहां से क्वेश्चन उठाएगा। हालांकि मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि पुस्तकालय अध्यक्ष से संबंधित या पुस्तकालय विज्ञान से जो भी प्रश्न है, कोई भी परीक्षा में ऐसा नहीं है, कोई भी विषय की परीक्षा होती है तो किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं है कि वहां क्वेश्चन दूसरा आएगा तो वहां दूसरा आएगा, विषय तो वही है, परीक्षा बॉडी अलग अलग है, कंडक्टिंग बॉडी अलग अलग है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का फर्क पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो विगत परीक्षाएं ली है उसमें स्टैंडर्ड क्या रहा है, जिसमें से हम लोगों का जब सक्षमता 1 का हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सक्षमता 1 में पहली क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था कि यूडीसी का पहला संस्करण, यूडीसी का पहला संस्करण फर्स्ट संस्करण जो आया वो कब आया। तो यूडीसी के हम लोग हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आंसर तो बहुत सारे लोग बताते हैं, फर्स्ट मानेंगे यूडीसी का पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ 1905 में हुआ, हो गया आंसर, आगे बढ़ गए भैया, ठीक है, ये मार लेना, आंसर भी मिल जाना बहुत उचित चीज है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन हमारी पढ़ने की तरीका ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम यदि बात करते हैं तो हमारी यूडीसी, क्योंकि देखिए परीक्षा में जो भी परीक्षा में प्रश्न होते हैं उस प्रश्न में यदि 4 ऑप्शन पुटअप किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इससे कुछ ना कुछ इर्द गिर्द कुछ ना कुछ संबंध होता है। तब विभिन्न ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम सब ऑप्शन पे भी जिक्र करेंगे, बहुत सारा चीज सीखने को मिलेंगे। तो यूडीसी के संस्करण की प्रकाशित होने की बात करते हैं हम जब, तो यूडीसी को लाने का जो काम किया था, हम हर प्रश्न पे उसका थोड़ा सा संक्षेप में आपको वस्तु स्थिति भी स्पष्ट करेंगे कि यूडीसी की जैसी बात आई तो यूडीसी को लाने का काम किया था फीड ने, और फीड में हेनरी और पॉल आउटलेट दो लोगों ने मिलकर क्या किया था कि यूडीसी को फीड के माध्यम से लाया, और ये 1905 से लेकर 1907 के बीच प्रकाशित होने का काम किया। इसलिए 1905 इस ऑप्शन में जो हमारा है वो राइट ऑप्शन है कि यूडीसी का पहला संस्करण जो हुआ वो क्या हुआ,
1905 में प्रकाशित हुआ। अब बहुत लोग जान ही नहीं रहे होंगे कि यूडीसी है क्या, हालांकि थोड़ा बहुत भी जो पढ़े हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग डिग्री ले रखे हैं तो उनको बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं यूडीसी। अब बहुत जो नए बच्चे हैं उनको ये भी नहीं मालूम है कि यूडीसी क्या है। तो यूडीसी एक क्लासिफिकेशन पद्धति है, क्लासिफिकेशन पद्धति है। क्लासिफिकेशन मतलब लाइब्रेरी में वर्गीकरण, किताबों को क्रमबद्ध श्रेणीबद्ध रखने के लिए, श्रेणीबद्ध रखने के लिए अर्थात उसकी क्लास नंबर, वर्ग नंबर को निर्धारित करने के लिए बहुत सारी क्लासिफिकेशन पद्धति बनी, वर्गीकरण पद्धति बनी। उसी में एक वर्गीकरण पद्धति हमारा यूडीसी है, और यूडीसी का पहला संस्करण जो आया 1905 में आया। ठीक है, यूडीसी का पहला संस्करण कब आया? 1905 में आया। यूडीसी का लाने का कार्य विभिन्न परीक्षाओं में यह भी पूछ देता है कि यूडीसी को लाया किसने? फिट ने। कभी कभी यह ला देता है कि यूडीसी किनके द्वारा लाया गया, तो हेनरी और पॉल आउटलेट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रश्न थी। ठीक है, हमारे पास दूसरा प्रश्न था, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हमारे पास बहुत सारी भाषाएं जो हैं उससे शब्दों की उत्पत्ति होती है, और उसमें हमारा पुस्तकालय विज्ञान के बारे में बात की गई है कि पुस्तकालय शब्द अर्थात लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा में लाइबर किससे हुई है? लाइबर शब्द से हुई है। ठीक है, तो हम लोग ये बात तो जान गए कि भाषा, कभी कभी ये भी पूछ देते कि लाइब्रेरी का किस शब्द से यूज हुआ है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई? तो शब्द की उत्पत्ति लाइबर से हुई है। ठीक है, इसमें ग्रीक, फ्रेंच आपको भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी पुस्तकालय विज्ञान में पूछ देते हैं कि ये शब्द किस भाषा से उत्पत्ति हुई है। ये सब तो आगे चल के हम बताएंगे, एक ट्रिक भी बताएंगे कि ग्रीक का कौन कौन सा है लाइब्रेरी साइंस में, जो बहुत बार पूछी गई है, अनेकों बार क्वेश्चन पूछी गई है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करवा देंगे। विभिन्न परीक्षाओं में कंफ्यूजन होती है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीक से कौन है। तो मेरे पास बड़ा अच्छा एक उसका ट्रिक है, एग्जाम्पल है, जो परीक्षा के दौरान हम यदि उसको यूज करते हैं। ये भी ट्रिक नहीं कि रट्टा ट्रिक नहीं, रटने वाली नहीं, माइंड कॉन्सेप्ट ट्रिक है। उसको अगले क्लास में हम जब इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी तो क्वेश्चन एनालिसिस आपको करा रहे हैं, एक झलक की हमारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो लेट हमारी एग्जाम होने जा रही है उसके पहले सक्षमता परीक्षा भी आयोजित करवा चुके हैं। उसमें प्रश्नों का माध्यम क्या रखा था, कैसा प्रश्न रखा था, उसके स्टैंडर्ड को हम आपको एक जिक्र करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, विश्व का पुराना पुस्तकालय कौन सा है? बहुत एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। बहुत सारी क्वेश्चन देखिएगा तो ये कभी कभी यूनिक क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरे लिए भी ये यूनिक क्वेश्चन है तो सरल क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। औसतन क्वेश्चन मिलेगा जो रिपीटेड होते रहते हैं विभिन्न एग्जामों में, लेकिन ऐसी क्वेश्चन बहुत कम रिपीटेड होती है। ठीक है, तो इसमें हमारी एक ऑप्शन है सी ऑप्शन, अल्कन्विनियन। ये ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। क्यों राइट ऑप्शन है? हालांकि इसमें अभी संदेह बनी हुई है। ठीक है, कि लिखित रूप में अभी जो हमें साक्ष्य मिलती है वो एक और लाइब्रेरी के रूप में मिलती है, लेकिन हमारे पास जो ये चार ऑप्शन है उन चार ऑप्शनों में अल्कन्विनियन जो है वो सबसे पुरानी पुस्तकालय जो है विश्व की अभी मतलब साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है कि हमारी जो काइवियन जो है वो सबसे पुराना पुस्तकालय है। सरस्वती महल जो है तंजौर में है, तो इसका बहुत पुराना तो है। ये किसके लिए है? पांडुलिपि के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा पांडुलिपियों का संग्रह है, तो ये है, लेकिन उतनी पुरानी नहीं है जितना ये सबसे पुरानी है। ठीक है, और आगे चलते हैं अन्य क्वेश्चन पे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन होता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने प्रस्तावित किया?
तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एकदम सरल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें ज्यादा बहुत माथा में लगाने की, जानबूझ के क्वेश्चन सेट करने वाले जो होते हैं, क्वेश्चन एक आध दो ऐसे भी डालते हैं जिसको एकदम थोड़ा बहुत भी किताब खोले भी होंगे वो तो वो मार सकते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने प्रस्तावित किया, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, एसआर रंगनाथन की बात करेंगे कि एसआर रंगनाथन जो भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने ही 5 लॉज को क्या किया, लाया। और हम एक 5 लॉज से संबंधित टॉपिक भी पढ़ाए थे। तो 5 लॉज का जो प्रारूप तैयार हुआ, ड्राफ्ट जो तैयार हुआ वो 1928 में तैयार हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रारूप कब तैयार हुआ, तो 1928 में। और इसे प्रकाशित जो की गई, पब्लिश्ड जो की गई वो 1931 में की गई। और यही क्वेश्चन पूछा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने प्रस्तावित किया, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, प्रारूप 1928, प्रकाशित 1931। ठीक है, पहला आउटलेट का अभी हमने जिक्र किया, यूडीसी में आ जाएगा। मेलविल डीबी डीडीसी के जनक माने जाते हैं। तो इस तरह से विभिन्न ऑप्शनों को भी अब जब आप पढ़ते रहिएगा तो आपकी ध्येय होनी चाहिए कि चारों ऑप्शन पर एक बार ध्यान दें, तो आपका पढ़ाई का आधार जो है मजबूत होगा। चारों ऑप्शन से संदर्भित चीजों को देखे, तथ्यों को देखे। हम आगे चल के क्लास करवाएंगे तो हर क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का हम डिटेल्स बात करेंगे। हालांकि संक्षेप में यहां भी हम आपको बताते चल रहे हैं, यदि यूडीसी को पढ़ाने लगे तो यूडीसी में हमने पाल आउटलेट की बात की, मेलविल डीबी की, डीडीसी की। मेलविल डीबी का बहुत और भी योगदान है। सबसे पुराने क्लासिफिकेशनिस्ट जो माने जाते हैं मेलविल डीबी साहब माने जाते हैं। सबसे पुराना क्लासिफिकेशन पद्धति जो है हमारे पास वर्तमान में जो मौजूद है वो डीडीसी है, जिसके जनक मेलविल डीबी साहब माने जाते हैं। जैसे हमारे भारत में क्लासिफिकेशन पद्धति के जनक और भारत में पुस्तकालय विज्ञान के भी जनक डॉक्टर एसआर रंगनाथन को माना जाता है, वैसे मेलविल डीबी साहब भी सबसे पुराने क्लासिफिकेशन पद्धति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम हम लोगों ने बात किया था, बड़ा अच्छा से समझाया था कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम को हमने स्पष्ट किया था कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हमने क्लास जब कराया था 5 लॉज, तो उसी दिन स्पष्ट किया था कि जिस दिन हम पुस्तकालय विज्ञान से संदर्भित कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो हम जान जाते हैं कि मेरा संबंध जो हो गया पुस्तक से हो गया, और पुस्तक को क्या करना है, हमको उपयोगी बनाना है। तो पुस्तक उपयोग के लिए है। हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं, कि उसका उपयोग क्या है, उपयोग के लिए है। ठीक है, अर्थात बुक्स फॉर यूज, पहला ये बन जाता है नियम। ठीक है, हमारे पास तो दूसरा पूछ रहा है। तो किताब को हम जिस दिन इस कोर्स में एडमिशन लिए पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में, तो किस लिए लिए कि पुस्तक को हम उपयोगी बना सके। सूचना कहां से मिलेगी उसको हम उपयोगी बना सके, किताबों को उपयोगी बना सके। अब उपयोगी बनेगा तो किसके लिए उपयोगी बनेगा, तो पढ़ने वाले के लिए। तो प्रत्येक पाठक को उसका या उसकी पुस्तक मिले या किताबें मिले, अर्थात हमारा मिल गया एवरी रीडर्स हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसका या उसकी पुस्तक क्या हो, मिले। और सेव द टाइम हमारे पास चौथा नियम है। 5वां नियम है ए लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशन शब्द देता है जो बच्चे गलत कर देते हैं। हमारे पास इस यहां से ऑप्शन से एक बात रट लेंगे कि पुस्तकालय के 5वां नियम में ऑर्गेनाइजेशन शब्द का यूज नहीं है, ऑर्गेनिज्म शब्द का यूज है। ठीक है, तो हमारे पास 4 नियम तो यही है। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, सेव द टाइम एंड ए लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास
तीसरा नियम यहां से गायब है, तो तीसरा नियम ठीक इसके उल्टा होता है। एवरी रीडर ही सर बुक है ना, इसको बस पलट दीजिए। एवरी रीडर है ना, तो यहां एवरी रीडर को कर दीजिए प्रत्येक पाठक को तो मिल गया, तो प्रत्येक किताब को भी मिलना चाहिए, तो एवरी बुक्स कर दीजिए। यहां एवरी बुक्स इट्स रीडर, मतलब प्रत्येक पाठक का तो किताब मिल रहा है, तो प्रत्येक किताब को भी उसका पाठक मिलना चाहिए। ये हो गया हमारे तीसरा नियम। पांचों नियम एक जगह हम समझ पाए। हमारी क्वेश्चन का डिमांड था कि दूसरा नियम कौन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एवरी रीडर ही सर बुक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय संग्रह कितने वर्षों बाद अप्रासंगिक हो जाता है, अर्थात अकॉर्डिंग टू रंगनाथन लाइब्रेरी कलेक्शन यूज ऑफ रिविलियंस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद, ये बस यहां बात ध्यान रखना, कितने साल बाद हमारा क्या हो जाता है, जो कलेक्शन है रिविलियंस जो अप्रासंगिक माने अउपयोगी हो जाता है। अप्रासंगिक मतलब अउपयोगी, ठीक है, अउपयोगी। तो डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार उन्होंने कहा कि 20 साल बाद कुछ पुस्तकें जो होता है वो क्या होता है, अउपयोगी, अर्थात उसको अउपयोगी मतलब कोई भी सूचना की सामग्री कभी भी आजीवन अउपयोगी नहीं होता है। उनका सेंस था कि 20 साल बाद उसे अपडेट कर देना चाहिए, ठीक है, उस संग्रह को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। बस यही यहां ध्यान रखना है। उन्होंने कितने साल का बात किया, 20 वर्षों का बात किया। 20 वर्ष बाद पुस्तकालय के संग्रह को अपडेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है पुस्तकालय संग्रह से वार्षिक निकासी का औसतन कम से कम होना चाहिए, मतलब कि उन्होंने ये प्रश्न में किसकी बात किया, विड्रॉल का बात किया, ठीक है। तो विड्रॉल की बात उन्होंने, ये कहां हमको पढ़ना है मालूम है, बहुत लोग पढ़ेंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे। ये हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का नियम बनाया गया है ना, 5 लॉज बताई गई है, उस 5 लॉज में 5वें लॉ को जो बात की गई है, ग्रोइंग का बात किया गया है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का बात किया गया है, उसमें हमारी विडिंग एंड विथड्रॉल की बात की गई है, ठीक है। ये 5वां लॉ पुस्तकालय हमारा वर्धनशील संस्था है, तो वर्धनशील है अर्थात निरंतर बढ़ने वाली है, और निरंतर बढ़ने वाली चीज में हम समय समय पे कुछ चीजों को बदलते हैं, कुछ चीजों को हटाते हैं, और इसमें उसकी ही प्रश्न की डिमांड है कि हम वार्षिक निकासी औसतन कम से कम कितना करते हैं, तो हमें 5% को जो चीजें होती है उसको समय के अनुसार हमें विड्रॉल कर देना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि विड्रॉल हम लाइब्रेरी से कम साल भर में कितना होता है, तो कम से कम 5% की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू 5th लॉ में इसकी जिक्र की गई है। डॉक्टर रंगनाथन की जो 5 लॉ है, उस 5 लॉज में 5वें लॉ में विडिंग और विड्रॉल की बात की गई है, और उसी विडिंग और विड्रॉल में हमारा 5 लॉज में 5% का जिक्र है। जब आप 5 लॉज को गहन अध्ययन करेंगे तो वहां इसकी जिक्र मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ्ला का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इफ्ला का आप डायरेक्ट पूरा पढ़ेंगे तो इफ्ला का मुख्यालय वर्तमान में जो है द हेग में है। कहां है, द हेग में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1927 को हुई थी, और ये द हेग में आया 1971 ईस्वी में, बहुत समय बाद जाके, ठीक है, बहुत समय बाद जाके इसकी स्थापना जो हुई इफ्ला की वो 1927 में हुई। और वर्तमान की स्थिति मुख्यालय का पूछ रहा है, तो इसका द हेग जो है नीदरलैंड में है। द हेग कहां है, नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड में हमारा क्या है, इसके इफ्ला का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूचना का द्वितीयक स्रोत क्या है। तो देखिए हमारे पास
इंफॉर्मेशन के लिए जो स्रोतेज बनाई गई है, इंफॉर्मेशन के लिए जो सोर्स बनाई गई है, इंफॉर्मेशन के लिए जो सोर्सेस बनाई गई है, सोर्सेस को 3 भाग में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेस क्या है, सेकेंडरी सोर्सेस क्या है, टर्टियरी सोर्सेस क्या है, आपकी बैचलर डिग्री के एग्जाम में इसको बहुत अच्छा तरीका से पढ़ने को मिला होगा। नहीं पढ़े होंगे तो हम इसकी जब विस्तृत क्लास लेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेस का, वहां बहुत अच्छे तरीके से, यहां से क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का फंसता है कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस को किस स्रोत को सेकेंडरी में रखे, किस स्रोत को प्राइमरी में रखे, किस स्रोत को तृतीयक स्रोत में रखे, ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इस बात को हम ध्यान देंगे कि प्राइमरी सोर्सेस क्या होती है, जहां से हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। कहिएगा कि सर उस बात ही में तो छिपा हुआ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो हाँ, अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें समझना पड़ेगा कि किसको किसको प्राइमरी सोर्सेस मारे, उसके लिए हमको इसका डिटेल्स अध्ययन करना होगा। लेकिन हम क्वेश्चन बनाने आए हैं तो इसमें हमारी जो सेकेंडरी सोर्सेस की बात की गई है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टेक्स्ट बुक है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, एक कहीं किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, रोचक तरीका हम छांटने का, विभिन्न परीक्षाओं में पूछती है वहां छांटते हैं हम इसी तरह से है कि जहां जहां बी लगा हुआ है, बार बार मैं बता रहा हूं, किताब में कहीं नहीं लिखा मिलेगा, जहां जहां बी लिखा हुआ है वो सेकेंडरी सोर्सेस होती है, द्वितीयक स्रोतें होती है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एबीसीडी हम जब पढ़ते हैं तो एबीसीडी में हमारा दूसरा अल्फाबेट जो आता है बी आता है, दूसरा मतलब सेकेंडरी, और टेक्स्ट बुक में बी आया तो कहिएगा कि सर आप बी कर दिए तो बिब्लियोग्राफी में भी तो बी है, तो बिब्लियोग्राफी जो है यहां बी है, 2 बार बी है। बिब्लियोग्राफी इसको कहते हैं ग्रंथ सूची, अर्थात ग्रंथों की सूची। ये किताब केवल नहीं है, किताबों की सूची है। तो किताब की बात की है, जहां केवल बी है तो किताब सेकेंडरी हो गया, और किताबों की किताब की सूची तो ये हो गया तृतीयक आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट करेंगे हम कि तृतीयक स्रोत कौन होता है, द्वितीयक स्रोत कौन होता है। यहां रट लीजिए कि जहां जहां बी आएगी वहां बिब्लियोग्राफी एक ऑप्शन में कंफ्यूजन के लिए है, तो मैंने पहले ही बताया कि बिब्लियोग्राफी को हम समझेंगे हिंदी में यदि देखेंगे तो ग्रंथ सूची मतलब किताबों की सूची, किताबों की सूची जो होती है वो तृतीयक स्रोत होती है। ठीक है, अब तृतीयक स्रोत को भी पहचानने की तरीका बताएंगे जब इसकी विस्तृत सोर्सेस का क्लासेस लेंगे कि सोर्सेस को 3 पार्टों में बांटते हैं और तीनों पार्टों को कैसे समझते हैं, जब उसके डिटेल्स हम लेंगे तब बताएंगे। लेकिन हमारे पास यहां ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेस इसमें है टेक्स्ट बुक। ठीक है, जनरल यहां पे प्राथमिक स्रोत है, इंसाइक्लोपीडिया तृतीयक स्रोत है, एंड बिब्लियोग्राफी भी तृतीयक स्रोत है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे पास है पुस्तकालय पुस्तकों का वितरण अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब नियमित हुआ। तो यहां हमारे पास ये जो है ऑप्शन है, इसके अनुसार 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आया था, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आया था। इसकी पढ़ाई हम हमारे पिछले वीडियो में जब देखिएगा, हम नेशनल लाइब्रेरी पढ़ा रहे हैं, तो नेशनल लाइब्रेरी में हम बहुत अच्छे से बताए हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट का संकल्पना कहां से कैसे आया, कैसे हमारी नेशनल लाइब्रेरी में रीची कमेटी जो थी, वो रीची कमेटी क्या लेके आई थी, क्या लेके आई थी, डिपॉजिट लाइब्रेरी की संकल्पना लेके आई थी। डिपॉजिट लाइब्रेरी की उस समय ये रीची कमेटी के द्वारा डिपॉजिट लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी को तो नहीं घोषित हो पाया, लेकिन इसी के दुर्गामी परिणाम क्या हुआ कि 1954 में हमारा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आ गया। ये हमारी 1954 में ये रीची कमेटी का ही देन था कि बाद में जो उन्होंने डिपॉजिट लाइब्रेरी की नेशनल लाइब्रेरी को संकल्पना लेके आए थे,
वो नेशनल लाइब्रेरी को वो कहे थे कि नेशनल लाइब्रेरी को डिपॉजिट लाइब्रेरी क्या कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, नहीं हो पाया। बाद के दिनों में उसका दूरगामी परिणाम निकला कि ये हमारी नेशनल लाइब्रेरी जो हुई वो क्या हुई, उसी के रिची कमेटी के अनुशंसा जो उस समय नहीं पारित हो पाई थी, बाद में चल के हमारा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 आया। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट को एक अलग से पढ़ाई करनी है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है, कैसे है, हमने नेशनल लाइब्रेरी में उसको शॉर्ट में बताने की बहुत अच्छे से कोशिश किया है। यदि आप चाहें तो पिछले वीडियो में जाकर आप डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट को नेशनल लाइब्रेरी के वीडियो में पॉज करके देखेंगे तो समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए हमारे पास नेक्स्ट है, यूजीसी पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन कब हुआ। तो यूजीसी पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन, हमारी कहिएगा कि सर यूजीसी से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य है, तो यूजीसी का कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ इस लाइब्रेरी साइंस में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई है और पुस्तकालय विज्ञान का संदर्भ उच्च शिक्षा से है, तो इसलिए क्वेश्चन कभी कभी बन जाती है। तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा कि यूजीसी पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन कब हुआ। 1991 में यूजीसी की गठन हुई, ठीक है, और ये यूजीसी पाठ्यक्रम के गठन के फलस्वरूप हमारे पास लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे इसके डेवलपमेंट के ऊपर यूजीसी ने भी काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। वर्गीकरण शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है, तो कौन बताएगा इसमें से किस लैटिन शब्द से लिया गया है। अगले क्लास में हमको आप लोग बताइएगा। दो क्वेश्चन में आपको बड़ा ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, क्लासेस और क्लास ईएस और आईएस, ठीक है, दोनों का स्पेलिंग सेम है, देख लीजिए दोनों का स्पेलिंग सेम है। हिंदी करिएगा तो बड़ा अलग हो जाएगा, एकदम स्पष्ट अलग हो जाएगा कि एक क्लासेस है, एक देख रहे हैं हिंदी इसका एकदम अलग कर दिया है, कक्षाएं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो मारते हैं बस फर्क आई और ईएस का है। तो वर्गीकरण का किस लैटिन शब्द से निकल के आया है, इसको आप स्पष्ट करेंगे कि किस लैटिन शब्द से आया है, ठीक है। बहुत सारी परीक्षाओं में अलग अलग ऑप्शन देते हैं, लेकिन क्लासेस जो आया है वो CLSIIS से, अर्थात क्लासेस लैटिन शब्द क्लासेस से वर्गीकरण की उत्पत्ति हुई है, वर्गीकरण की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। रटने के लिए एकदम मार लीजिए कि क्लासेस आई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डेविड एस्मिन क्लासिफिकेशन अब किसके द्वारा संचालित होती है, तो डेविड एस्मिन क्लासिफिकेशन अब OCLC के द्वारा संचालित होती है, ठीक है, OCLC के द्वारा संचालित होती है। अब जितनी भी बागडोर हुई है डीडीसी के सारी बागडोर, डीडीसी की सारी जिम्मेवारी OCLC को दे दी गई है। किसको दे दी गई है, OCLC को दे दी गई है। नेक्स्ट, पॉल आउटलेट और हेनरी लाफाउंटेन किससे संबंधित है, ऊपर ही हमने बताया यूडीसी के, तो इसमें ज्यादा जिक्र नहीं करना है। हम लोगों की पहली क्वेश्चन जो थी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें यूडीसी पॉल आउटलेट और हेनरी लाफाउंटेन की बात हमने वहां जिक्र किया बहुत अच्छे से, तो वीडियो को ऊपर करके देखिएगा। पॉल आउटलेट और हेनरी लाफाउंटेन कौन है, उसका संदर्भ किससे है, तो यूडीसी से है। 5 मूलभूत श्रेणियों के प्रतिपादन किसने किया, तो 5 मूलभूत, आप समझिएगा हाउ क्या है, 5 मूलभूत अर्थात फंडामेंटल कैटेगरीज, फंडामेंटल कैटेगरीज मतलब PMEST की बात कर रहा है, PMST की बात कर रहा है, और PMST को देने वाले कौन है, डॉक्टर रंगनाथन साहब हैं। कौन है, रंगनाथन साहब हैं। डॉक्टर रंगनाथन साहब ने फंडामेंटल चीजों को लाया था, तो इसमें डॉक्टर रंगनाथन जहां ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। अब 5 मूलभूत श्रेणी को हम लोग पढ़ेंगे। PMST का सबसे पहले किसका किसका उपयोग हुआ, शुरू में कैसे हुआ, इसकी जब हम 5 फंडामेंटल कैटेगरीज का जब डिटेल से पढ़ाई करेंगे या जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास डॉक्टर एस रंगनाथन हमारे पास ऑप्शन में है। नेक्स्ट, विषय वर्गीकरण प्रणाली किसने विकसित की, तो विषय वर्गीकरण, इसमें हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं उस ऑप्शन से जेडी ब्राउन जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के रचयिता हैं।
सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के प्रतिपादक कौन है? जेडी ब्राउन। इसके डिटेल्स हमने पढ़ाई कराया है। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को लाया गया जेडी ब्राउन के द्वारा। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के लाने का श्रेय जेडी ब्राउन को जाता है। वन प्लेस थ्योरी भी ये इन्होंने लाया है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लाया है, बहुत सारे इन्होंने जेडी ब्राउन ने लाया है। ठीक है, तो यहां जो हमारी विषय वर्गीकरण प्रणाली की बात करें, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की बात करिए, 1906 में जेडी ब्राउन के द्वारा लाया गया। कोलन वर्गीकरण पहली बार कब प्रकाशित हुआ? कोलन वर्गीकरण अभी तक 7 एडिशन में, 1 से लेकर 7th एडिशन तक आया है। 7th एडिशन तक आया है। फर्स्ट एडिशन की बात कर रहा है तो फर्स्ट एडिशन 1933 में आया है। कोलन वर्गीकरण, कोलन वर्गीकरण, कोलन क्लासिफिकेशन की बात करता है तो कोलन क्लासिफिकेशन हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 1933 में पहली बार प्रकाशित किया गया। अब इसकी 7वीं संस्करण जो आई है, 7वीं संस्करण डॉक्टर रंगनाथन के डेथ के बाद पब्लिश्ड हुई। डॉक्टर रंगनाथन के डेथ के बाद पब्लिश्ड हुई। इसकी प्रीव्यू, पहला एडिशन, क्वेश्चन का तो मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल लेटेस्ट एग्जामों में पूछती है 7वीं एडिशन से। तो 7वीं एडिशन का प्रीव्यू जो आया वो 1971 में आया और अंतिम रूप से पब्लिश्ड जो हुई वो 1987 में पब्लिश्ड हुई। ठीक है, 1987 में 7वां एडिशन। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है 7वां 87 में पब्लिश्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण प्रणाली का हिस्सा है? तो विभिन्न वर्गीकरण प्रणाली का यहां हम नाम दिया हुआ है, जिसमें से हमारा सीसी जो है पूर्ण रूप से भारतीय वर्गीकरण पद्धति है। डीडीसी मेलविल डीबी द्वारा है। यूडीसी आप ही बताया, पाल आउटलेट और हैंडी लॉ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का है। हमारे फिनिक्स शेड्यूल, फिनिक्स ढेर लोग नहीं समझते होंगे कि फिनिक्स शब्द क्या है। फिनिक्स इसमें पढ़ते हैं, फिनिक्स का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन को कर ले जाना, मार देते हैं, रख लेते हैं कि डीडीसी में फिनिक्स। फिनिक्स का मतलब क्या होता है? फिनिक्स का मतलब होता है संक्षिप्त, अर्थात छोटे छोटे लाइब्रेरियों के लिए, खासकर स्कूल लाइब्रेरी जहां 20,000 से कम पुस्तक हो, 20,000 से कम जहां पुस्तक हो। ठीक है, 20,000 या 20,000 से कम जहां पुस्तक हो वहां के पुस्तकालयों के लिए फिनिक्स शेड्यूल लाया गया था डीडीसी के द्वारा। यह डीडीसी के 15वें एडिशन में आया था। अब 15वां, कभी कभी पूछता है कि डीडीसी का 15वां एडिशन कब आया था? तो 15वां एडिशन 1951 में आया था। बड़ा इजी तरीका है, कभी कभी ईयर भी पूछता है, देखो हंसने के लिए, कभी हम नहीं बोलते हैं, अपने बच्चों को जिसको पढ़ाते हैं वो भी नहीं बोलते हैं। 15वां एडिशन का ईयर पूछा, इसके अंतिम ईयर को पलट दो, 15 को पलटोगे 51 को तो 15 हो जाएगा, अर्थात 15वां एडिशन 51 में। और यही एडिशन में कौन आया था? फिनिक्स, अर्थात संक्षिप्त। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि डीडीसी का 23वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 23वां संस्करण अभी हम लोगों ने बताया कि डीडीसी जो अब इसको प्रकाशित करने का यह संपूर्ण जिम्मेदारी किसको चला गया है? ओसीएलसी को। और ओसीएलसी ने इसको 2011 में क्या किया? 23वां संस्करण को प्रकाशित किया। 23वां संस्करण को मिशेल के संपादन में क्या किया गया? 2011 में इसे ओसीएलसी के माध्यम से पब्लिश कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया। किसके माध्यम से? 23वां संस्करण मिशेल, उसके क्या थे? संपादक कब? 2011 में। किसके द्वारा?
OCLC के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही हर बार हम जब आएंगे तो छोटे छोटे 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या करेंगे, इन 20-20 क्वेश्चनों के माध्यम से हम विभिन्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो सक्षमता परीक्षा ली गई है, सक्षमता परीक्षा जो ली गई है, उसकी प्रत्येक वीडियो में हम 20-20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, उस पर बात करेंगे और आगे यूं ही सीखते रहेंगे। वैकेंसी आएगी तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस धारा प्रवाह पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी हम वीडियो के माध्यम से सीखते रहेंगे। जब वैकेंसी नोटिफिकेशन लेट का आ जाएगा तो हमारे पास समय बहुत ही कम होगा, इसलिए उस समय हमारे पास बेस अच्छा रहेगा तो तैयारी में सहूलियत होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।